Hi, Mom. Chloe, welcome home. For Dad's surprise party? He got called into work. Hi, sweetheart. Hey. Rest. फिल्म की शुरुआत एक क्लाई नामी लड़की से होती है। उसके डैड एक पायलट थे और आज उनकी सालगिरह थी, लेकिन एक हंगामी फ्लाइट की वजह से उन्हें आज भी ड्यूटी को ज्वाइन करना पड़ा था। इसलिए क्लाई अपने डैड से मिलने एयरपोर्ट ही आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है जो शहर की तबाही पर एक रिपोर्ट बना रहा होता है। अचानक एक औरत रिपोर्टर के पास आती है और कहती है, ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ बाइबल में पहले लिखा जा चुका है। क्लाई ने ये सुना तो फौरन औरत से कहा, अगर खुदा सब कुछ जानता है तो वो मासूम लोगों को मरने क्यों दे रहा है, वो तो इन्हें बचा भी सकता है। औरत के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लिहाजा वो चली गई। क्लाई भी वेटिंग एरिया में आ गई। कुछ देर बाद रिपोर्टर आया, क्लाई का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसे उस औरत से बचा लिया था। वो रिपोर्टर क्लाई के पास बैठ गया और क्लाई ने उसे बताया कि उसकी मां भी खुदा पर बहुत यकीन है और इनके दरमियान अक्सर ऐसी ही बहस होती रहती है। यहाँ हमें क्लाई के फादर नज़र आते हैं जो कि अपनी शादी की अंगूठी उतार रहे होते हैं। फिर वो वेटिंग एरिया में क्लाई और रिपोर्टर को बैठे देखते हैं और समझते हैं कि शायद दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी वक्त क्लाई अपने डैड से मिलने आती है और कहती है कि वो और उसकी माँ के ताल्लुकात कब तक ठीक हो जाएंगे। वाला ने अफसोस से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि अब ये ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो सकेंगे। हमने बहुत पहले शादी कर ली थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। तुम्हारी माँ को खुदा पर बहुत यकीन है और वो हर बात में खुदा को ले आती है। यही बात हमारे रिश्ते के लिए जहर बन गई। ये कहकर वो चले जाते हैं और क्लाई रिपोर्टर के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लोग खुदा पर इतना यकीन क्यों रखते हैं। तभी एक एयरपोर्ट का मुलाजिम आता है और इन्हें लंदन के 2 टिकट दे देता है। क्लाई के डैड को लगता है कि शायद क्लाई रिपोर्टर को पसंद करती है, इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों साथ वक्त गुजारें, लेकिन क्लाई को ये टिकटें बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वो ये टिकटें रिपोर्टर को दे देती हैं जो क्लाई के डैड के जहाज़ में सफ़र कर रहा होता है। जहाज़ में जाने के बाद रिपोर्टर ये टिकटें पायलट को वापस कर देता है। क्लाई घर के लिए रवाना होती है। इसे गाड़ी में अपने डैड की शादी की अंगूठी भी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाती हैं। जब वो घर पहुंची तो सबसे पहले अपने भाई से मिलती है जिसे वो गले लगाकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ से अपनी डैड के मतलब बात करना चाहती थी। वो चाहती है तुम दोनों के दरमियान का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, लेकिन माँ एक बार फिर खुदा की बातें करने लगती हैं और इसी बात पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। दिल बहलाने के लिए क्लाई अपने भाई के साथ माल चली जाती है। ये दोनों वहाँ खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन इसी दौरान क्लाई का भाई पूछता है, अम्मी और अबू के दरमियान सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर क्लाई फिर से थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन अपने भाई को खुश करने के लिए वो उसे गले लगा लेती है और कहती है सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। तभी अचानक वो देखती है कि उसका भाई गायब हो गया है। इसके हाथ में सिर्फ भाई के कपड़े रह जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। जब वो इधर उधर देखती है तो पता चलता है कि माल में बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई है। क्लाई अपनी जगह से अभी उठी भी नहीं थी कि उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और वो कार माल का शीशा तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो जाती है। क्लाई देखती है कि इस कार का ड्राइवर भी गायब हो गया है, इसलिए वो कार बेकाबू हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ लोग डरे हुए थे वहीं कुछ लोग मौका देकर माल लूट रहे थे। जब क्लाई बाहर आती है तो देखती है कि बहुत सारी ट्रैफिक भी जाम हो चुकी है। दूसरी तरफ क्लाई के डैड के जहाज़ में सब कुछ शुरू में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक जहाज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। जब मुसाफिरों ने हैरानी से इधर उधर देखा तो मालूम हुआ कि इनके साथ बैठे बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। अब जहाज़ भी किसी और सिमत जा रहा था। क्लाई के डैड फ़ौरन कॉकपिट की तरफ गए और देखा कि दूसरा पायलट भी गायब हो चुका है। अब जहाज़ की जिम्मेदारी सिर्फ क्लाई के फादर पर थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर सब लोग अचानक कहाँ चले गए। ये गुमामा बन चुका था। जहाज़ में मौजूद रिपोर्टर अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड कर रहा था। इसने वीडियो को दोबारा देखा ताकि कुछ सुराग हाथ आए, मगर रिकॉर्डिंग में भी कुछ दिखाई ना दिया। बस यही दिखाया गया कि लोग अचानक गायब हो गए। मुसाफिरों में खलबली मच गई क्योंकि इनके साथ बैठे लोग अचानक लापता हो गए थे। इन्हें ये तक मालूम ना था कि दुनिया भर में और भी लोग गायब हो चुके हैं। गुस्से में आकर लोगों ने कॉकपिट का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तब रिपोर्टर ने सबको समझाया कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि मसले का हल तलाश करना चाहिए, लेकिन मुसाफिरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पायलट ने सबको पुरसुकून करने के लिए कदम उठाया। इसने जहाज़ में ऑक्सीजन की सतह कम कर दी और ऑक्सीजन मास्क सबके लिए जारी कर दिए। जब सबको सांस लेने में मुश्किल हुई तो वो खामोशी से अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। पायलट अब एयरलाइन से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उसने मुसाफिरों को बताया, मुझे खुद कुछ मालूम नहीं हो रहा और मुझे भी कोई जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हमें घबराने की बजाय मसले का हल ढूंढना चाहिए, इसलिए रिलैक्स करें। लेकिन यहाँ सब लोग रो रहे थे। रिपोर्टर ने भी उन लोगों के ख़ानदान वालों और दोस्तों से बातचीत शुरू कर दी जो यहाँ से गायब हो चुके थे।
سب نے یہی کہا کہ انہیں یہاں کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ یا ان کے پیارے غائب ہو گئے، بس ان کے کپڑے یہاں رہ گئے ہیں۔ یہاں ایک عورت بھی موجود تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واش روم جاتی ہے، کچھ دوا لیتی ہے اور واپس آ کر رپورٹر کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے۔ وہاں ایک مسلمان آدمی بھی دکھایا جاتا ہے، اس کا خدا پر یقین تھا، اسے لگا جیسے سب لوگ اسے بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن ایک لڑکا اٹھتا ہے اور اسے جھگڑنے لگتا ہے، ہم تمہیں کیوں بیوقوف بنائیں گے، یہ سب خدا نے کیا ہے، اور چونکہ ہم سب کے خدا الگ الگ ہیں اس لیے خدا ہمیں سن نہیں پا رہا۔ ادھر کلائی کا ڈیڈ نیو یارک میں ایمرجنسی لینڈنگ کی جگہ تلاش کر رہا تھا کیونکہ اس کے جہاز کا ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ دوسری طرف کلائی کسی طرح مال سے نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچ چکی تھی، لیکن جیسے وہ گاڑی میں بیٹھنے والی ہوتی ہے سامنے سے ایک ہوائی جہاز آتا ہے جس میں کوئی پائلٹ نہیں تھا۔ جہاز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سائڈ پر ہو جاتی ہے، لیکن جہاز اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ اب کلائی پریشان ہو کر سوچتی کہ کیا کرے، پیدل ہی چل پڑتی ہے کہ اچانک دو موٹر سائیکل سوار اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کا ہینڈ بیگ چھین لیتے ہیں۔ کلائی ان کے پیچھے دوڑنا چاہتی ہے، لیکن اسی لمحے وہ دیکھتی ہے کہ ایک بس پل سے نیچے گر گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شدید خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ نیچے اتری تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے جو بس سے گر گئے تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ بس میں موجود تمام لوگ غائب ہو چکے تھے اور اس وقت بس میں ایک بھی انسان موجود نہ تھا۔ کلائی چلتی ہوئی ایک سڑک تک پہنچی، یہاں بھی اسے وہی افراتفری نظر آئی جو وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سڑک پر بھی کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا چکی تھیں اور وہ دوڑتی ہوئی ایک دکان کی طرف گئی۔ یہ ایک جویلری شاپ تھی جہاں بہت سارے لوگ لوٹ مار کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے اس پر بندوق تان دی، لیکن کلائی وہاں سے بھاگ نکلی۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے کپڑوں کے پاس ایک بورڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا اختتام آ چکا ہے، اینڈ از ہیئر، یعنی کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جب اس نے خبریں دیکھی تو ہر جگہ تباہی کی خبریں تھیں، صرف نیو یارک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ اب کلائی کو کوئی امید ہوئی کہ شاید اس کی ماں ہاسپٹل میں ہو۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہاں بہت زیادہ ہجوم تھا، اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کلائی ہاسپٹل کے دوسری طرف آئی اور ایک کھڑکی توڑی اور اندر داخل ہو گئی، لیکن یہاں بھی ہر طرف رش ہی رش تھا۔ وہ چلتے ہوئے بچوں کے وارڈ میں پہنچی جہاں ایک نرس نے اسے بتایا کہ تمام چھوٹے بچے غائب ہو چکے ہیں، نہ صرف اس ہاسپٹل سے بلکہ پوری دنیا سے۔ دوسری طرف منظر شفٹ ہوتا ہے کلائی کے فادر کے جہاز کی طرف جو ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اچانک ان کے ریڈار پر ایک اور جہاز آ گیا۔ انہوں نے اس جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کلائی کے فادر اس طیارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنے طیارے کو اس طیارے سے بچا کر سائڈ سے نکال لیں، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ان کے طیارے کا پر دوسرے طیارے سے ٹکرا جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ یہاں رپورٹر اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ دوسرا طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور نیچے گرنے لگا ہے۔ اس طیارے میں ایک چھوٹا قد والا شخص جس نے یہ سوچا کہ سب کچھ طیارے میں بیٹھے ایک مسلمان آدمی نے کیا ہے، جس نے فوراً اس مسلمان کا بیگ کھولا اور تلاشی شروع کر دی، لیکن اسے کچھ بھی مشکوک نہ ملا سوائے ایک الیکٹرک ٹوتھ برش کے۔ یہ دیکھ کر چھوٹا آدمی غصے سے آب بگولا ہو گیا اور اس مسلمان پر الزامات لگانے لگا۔ تب ایک شخص نے اسے تسلی دی اور کہا انسانوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کو غائب کرتے ہیں، یقیناً یہ کام کسی خلائی مخلوق یا کسی بڑی تہذیب کا ہو سکتا ہے۔ اب رپورٹر دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے طیارے کا پر بھی بری طرح ہل رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کو بلاتا ہے اور ساری صورتحال دکھاتا ہے۔ ایئر ہوسٹس اسے کہتی ہے کہ فوراً پائلٹ کو اطلاع دے۔ رپورٹر تصویر لیتا ہے اور کاکپٹ کی طرف جاتا ہے اور پائلٹ کو وہ تصویر دکھاتا ہے۔ کلائی کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے طیارے کا پر خراب ہو چکا ہے، اس وجہ سے لینڈنگ بہت مشکل ہو گئی۔ وہ خود صورتحال چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسرا پائلٹ چونکہ موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رپورٹر کیمرون کو کہا کہ وہ پر کی حالت دیکھے۔ کیمرون نے دیکھا کہ پر سے ایندھن مسلسل رس رہا تھا۔ وہ پائلٹ کو بتانے کے لیے پلٹنے ہی والا تھا کہ خاتون گھبرا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ چیخ کر کہتی کہ مجھے اس جگہ جانا ہے جہاں میرا بیٹا گیا ہے۔ کیمرون اسے سنبھالنے لگتا ہے اور اسی دوران طیارے کے ایک پر میں آگ لگ جاتی ہے، یا کہ مسلسل ایندھن کے رسنے کی وجہ سے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر مسافر اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ رپورٹر کیمرون پائلٹ کو بتاتا ہے کہ جہاز کے ایک بازو میں آگ لگ گئی ہے۔ پائلٹ گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جہاز میں پہلے ایندھن بہت کم ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جہاز کو نیو یارک میں اتاروں اس سے پہلے کہ ایندھن ختم ہو جائے۔ اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ بازو کی آگ بجھ چکی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس پر میں موجود ایندھن ختم ہو چکا تھا۔ منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلائی اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ وہ ارد گرد اپنے ہمسایوں کو دیکھتی ہے، ہر چہرے پر غم کی گہری چھاپ ہے۔ سب نے کسی نہ کسی اپنے کو کھو دیا تھا۔ کلائی دل بھاری کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو آواز دیتی ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ واش روم میں صرف اسے اپنے ماں کے زیورات ملتے ہیں۔ پھر اسے ماں کی بائبل ملتی ہے جس میں ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، خاص طور پر کلائی کے لیے۔ یہ نوٹ پڑھ کر کلائی کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ غصے میں بائبل کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے اور سیدھی چرچ کی طرف نکل پڑتی ہے۔ کلائی مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ فادر سے سوال کرتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ فادر آہستہ سے جواب دیتے ہیں یہ سب اچھا ہوا، جو لوگ گئے وہ سیدھے جنت پہنچے۔
खुदा ने बच्चों को अपने पास बुला लिया क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन है। खुदा अपने प्यारों को ये वक्त दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्लोई को फादर की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आया। वो गुस्से से वहाँ से चली गई। हम देखते हैं कि क्लोई के फादर जहाज़ में बैठे बहुत उदास हैं। अचानक उन्हें अपने पायलट की घड़ी मिलती है जिस पर लिखा होता है यूहन्ना 3:16। यह बाइबल की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि जो खुदा पर ईमान लाए वो निजात पाएगा। फिर एयर होस्टेस एक और नोट लाती है जिस पर यही आयत दोबारा लिखी होती है। ये पढ़कर पायलट उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद वाकई खुदा ने सबको उठा लिया जो उस पर ईमान रखते थे। शायद उसकी बीवी भी इन्हीं में शामिल थी। उसी जहाज में एक खातून अचानक पिस्टल निकाल लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके शोहर ने उसकी बेटी को छुपाने के लिए सब कुछ किया। तमाम मुसाफिर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं। इस पर एक औरत उसे कहती है, मैंने बाइबल में पढ़ा था कि एक दिन खुदा उन लोगों को जो उससे मोहब्बत करते हैं इस दुनिया से उठा लेगा। मुझे यकीन है कि ये सब लोग जन्नत में जा चुके हैं। ये सुनकर बंदूक वाली लड़की टूट जाती है। वो सबको बताती है, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जी सकती। मेरी ज़िंदगी का तस्वर भी उसके बगैर नहीं, इसलिए मैं खुद को गोली मारने का सोच रही हूँ। लेकिन इसी वक्त कैमरॉन रिपोर्टर किसी तरह से तसल्ली देता है और उसके हौसले को थाम लेता है। अब कैमरॉन कॉकपिट की तरफ जाता है जहाँ पायलट एयरपोर्ट से रब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है। खुशकिस्मती से उसे जवाब मिलता है। उसे बताया जाता है कि दुनिया भर से लोग गायब हो चुके हैं। पायलट पहले ये सब जानता था। मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता हूँ, लेकिन उसे बताया जाता है कि वहाँ लैंडिंग मुमकिन नहीं क्योंकि कई जहाज़ पहले ही क्रैश हो चुके हैं और कोई महफूज जगह बाकी नहीं बची। लेकिन कैमरॉन ये सब कुछ सुन रहा था। इससे पहले कि पायलट मजीद कोई हिदायत ले पाता, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कैमरॉन पायलट से कहता है, मेरे पास सैटेलाइट फ़ोन है, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर सकते हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हम सब का इंजाम करीब है। पायलट इस वक्त शदीद जज्बाती होता है। वो कहता है, मैं अपनी बेटी से आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो अपने हाथों में पकड़े हुए टिकट्स को देखता है जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। फिर वो कहता है, क्लोई चाहती थी कि मैं और उसकी माँ हमेशा खुश रहें। हमारा रिश्ता ख़राब था और इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं था, कसूर मेरा था। जब भी मेरी बीवी खुदा की बात करती तो मैं उससे झगड़ पड़ता। इधर हम देखते हैं कि क्लोई एक सुनसान और उदास पुल पर चल रही होती है। उसे लगता है कि उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द ज़िंदा नहीं बचा, अब उसे भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ये सोचकर वो पुल पर चढ़ती है और मरने ही वाली होती है कि अचानक उसका मोबाइल बजता है। ये कैमरॉन का फ़ोन होता है। कैमरॉन कहते हैं, तुम्हारे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। क्लोई के डैड रिपोर्टर के हाथ से फ़ोन ले लेते हैं और क्लोई से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जो कुछ भी मेरे और तुम्हारी माँ के दरमियान हुआ उसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी। इसी लम्हे पायलट अपनी बेटी को ये भी बताता है क्या वो जहाज़ को ज़मीन पर नहीं उतार सकते हैं क्योंकि नीचे कहीं भी लैंडिंग की जगह बाकी नहीं बची। अब हम सब मरने वाले हैं। क्लोई अभी उनसे बात मुकम्मल नहीं कर पाती कि सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं। क्लोई तेज़ी से पुल से नीचे उतरती है और पुल के करीब खड़ी एक बाइक पर बैठ जाती है जो मुसाफिरों को बताते हैं कि इनका जहाज़ किसी महफूज जगह पर लैंड नहीं कर सकता और अब ये जहाज़ फ़ज़ा में ही तबाह हो जाएगा और हम सब की मौत यकीनी है, इसलिए बेहतर है कि हम सब खुदा को याद करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई तेज़ी से गाड़ी चलाती हुई एक तामीराती साइट पर पहुंचती है। वो इस जगह को जानती है। यहाँ एक बहुत खुली सड़क थी जहाँ उसका बाप जहाज़ उतार सकता था। क्लोई जल्दी से वो जगह साफ़ करती है और अपने वालिद को कॉल करके बताती है कि उसे एक लैंडिंग की जगह मिल गई है, लेकिन जहाज़ का कंपास काम नहीं कर रहा था। क्लोई अपनी लोकेशन इन्हें भेजती है मगर जहाज़ को अब भी उस मखसूस जगह को तलाश करने में दुश्वारी हो रही थी। जहाज़ में ईंधन बहुत कम रह गया था। अब इन लोगों के पास इंतज़ार का वक्त नहीं था। इसी तरह क्लोई दोबारा अपने वालिद को कॉल करती है तो वो कहते हैं कि जिस जगह तुम हो वहाँ बड़ी सी रोशनी होनी चाहिए ताकि हम वो जगह देख सकें और वहाँ लैंड कर सकें। क्लोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी से उतरती है, अपनी गाड़ी का ईंधन निकालती है और उसे आग लगा देती है। गाड़ी के शोले देखकर पायलट को जगह नज़र आ जाती है। क्लोई उसी रास्ते पर होती है जहाँ जहाज़ को लैंड करना था तो वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसे पीछे लगने वाली आग के ऊंचे शोले नज़र आते हैं। गाड़ी के हादसे की वजह से वो एक तरफ फंस जाती है और जहाज़ भी उधर ही पहुँच रहा होता है। जहाज़ यूँ ही नीचे उतरता है तो कुछ केबल से टकरा जाता है मगर खुशकिस्मती से जहाज़ महफूज रहता है। अलबत्ता जहाज़ के ऊपर कुछ शदीद नुकसान पहुँचता है जो ज़मीन से टकरा सकता था, धमाके का बायस भी बन सकता था, लेकिन पायलट ने उसे बचा लिया था। आखिरकार क्लोई के फादर ने तैयारे की क्रैश लैंडिंग करवा दी। तैयारा उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ क्लोई ट्रक में फंसी हुई थी। क्लोई खौफ से कांप रही थी। उसने अचानक सर नीचे किया और खुशकिस्मती से तैयारा उसके ऊपर से गुजर गया। क्लोई बिल्कुल खैरियत से थी। अब सामने एक गैस का टैंक था जिसकी तरफ तैयारा जा रहा था। अगर तैयारा उससे टकरा जाता तो एक ज़बरदस्त धमाका होता और वहाँ पर मौजूद सब लोग हलाक हो जाते, लेकिन तैयारा गैस टैंक से टकराने से जस्ट पहले ही बाहिफाजत रुक जाता है। तैयारे के तमाम मुसाफिर महफूज थे, जिसे देखकर एयर होस्टेस की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ौरन इमरजेंसी स्लाइड खोल दी। तमाम मुसाफिर तेज़ी से तैयारे से बाहर निकलने लगे।
پائلٹ اور رپورٹر کیمرون بھی طیارے سے باہر آ چکے تھے۔ کلوئی دوڑ کر رپورٹر سے لپٹ گئی اور اپنے والد کی شادی کی انگوٹھی اسے واپس کر دی۔ اب سب لوگ پریشانی سے شہر کی تباہی کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا۔ کلوئی کے فادر کہتے ہیں یہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ کلوئی نے دھیمی آواز میں جواب دیا نہیں، یہ تو صرف تباہی کی شروعات ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا